Hello everyone, welcome to the YouTube channel The Edu Heights. Let us continue with the second chapter, the acids, bases and salts. Alright, in this video you will study about the pH, its importance, applications in our everyday life and little introduction of the salts. Right, so keep watching, like, subscribe, share and comment. Okay. तो अब बच्चों शुरू करते हैं पीएच वैल्यू से। ओके, लेकिन पीएच के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड से क्या मतलब है। ओके, दो टर्म अभी हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में जानेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। इन द केमिस्ट्री यू विल ऑफन कम अक्रॉस दीज टू वर्ड्स, concentrated solution and dilute solution. Okay, so let us know what is the concentrated acid and what is the dilute acid. So actually concentrated acids are those acids which contain a minimum possible amount of water. जब किसी एसिड में वाटर का अमाउंट बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर होते हैं। ओके, जस्ट 1%, 0.5%, 2% ऐसे अगर वाटर हो एंड रिमेनिंग पार्ट उनमें एसिड होता है, तो दैट काइंड ऑफ एसिड इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। क्लियर है। फिर इसका उल्टा डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड इज दैट सॉल्यूशन इन विच वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड इज प्रेजेंट एंड मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट देयर। ओके, नाउ आई थिंक you have understood the two terms, concentrated solution and dilute solution, right? अब अगला टॉपिक है हमारा, how do we dilute an acid? अगर कोई एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, बहुत कम क्वांटिटी में वाटर है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एसिड, तो उसको हम डाइल्यूट कैसे करते हैं? डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सोल्यूशन, राइट? So when you increase the amount of water in the acid solution, it means you have to add water to an acid. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि how would you dilute an acid? मतलब अगर किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है तो इसका मतलब हुआ कि उस एसिडिक सोल्यूशन में वाटर की अमाउंट को बढ़ाना है। ठीक है, तो वाटर के अमाउंट को कैसे बढ़ाएंगे? आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट में वाटर ले लो और उसके अंदर एसिड डाल दो जितना डालना है रिक्वायर्ड अमाउंट में, या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप पहले एसिड ले लो किसी कंटेनर में और फिर जितना रिक्वायर्ड अमाउंट में वाटर ऐड करना चाहते हैं वो वाटर ऐड कर दो। मतलब या तो एसिड में वाटर ऐड करो या वाटर में एसिड ऐड करो, दोनों तरह से वो डाइल्यूट होगा। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप एसिड में वाटर ऐड करेंगे तो वो खतरनाक हो सकता है। रीजन क्या है? द डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ एसिड इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मीन्स अगर हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होता है। दिस इज द हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, करेक्ट। इसीलिए अगर आप एसिड में वाटर ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा और उस एनर्जी की वजह से जो एसिडिक सोल्यूशन है इट मे स्प्लैश आउट, उनके छींटे बाहर उड़ेंगे, चारों तरफ पड़ेंगे। और अगर एसिड के छींटे बाहर तरफ पड़ेंगे चारों तरफ तो आसपास जो भी यूजर है, जो भी आदमी है, वो इंज्योर्ड हो सकता है, वो जल सकता है। इट मे कॉज द बर्न। इतना ही नहीं, ड्यू टू द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, द कंटेनर, द बीकर जिसमें आप ये काम कर रहे हैं, ये एक्टिविटी हो रहा है, दैट मे ऑल्सो, क्योंकि वो ग्लास का बना होता है, तो ड्यू टू द एक्सेसिव हीट द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, राइट? तो ये खतरा होता है यहाँ पे। सो ये क्वेश्चन अक्सर आएगा, हमने यहाँ पे लिखा भी है इधर, देखो, हाउ टू डाइल्यूट एन एसिड। तो वाटर शुड नॉट बी एडेड to acid, but acid should be added to water slowly and constant stirring. मतलब if you want to dilute an acid, you have to add acid to water slowly, uniformly and constant stirring. मतलब एक ग्लास रॉड से उसको लगातार मिलाते रहिए उसको और ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर एसिड डालते रहेंगे। इकट्ठा नहीं डाल देना है, इकट्ठा डालोगे तो फिर से वो खतरनाक हो सकता है, फिर से वो स्प्लैशिंग हो सकता है, राइट? तो एड एसिड टू द वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, करेक्ट? मतलब उसको घुलाते रहना है ग्लास रॉड से। तो इससे क्या होगा कि जो अमाउंट, क्योंकि हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं एसिड उसके अंदर, तो हीट भी बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा,
कम एसिड डाल रहे हैं तो कम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा, और जो हीट प्रोड्यूस हुआ उसको हम क्योंकि कंटिन्यूअसली उसको मिला रहे हैं ग्लास रॉड से, स्टीयरिंग कर रहे हैं उसको, तो इससे क्या होगा कि दैट अमाउंट ऑफ हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल सोल्यूशन, सो दैट्स व्हाई इट डज नॉट स्प्लैश आउट। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है? अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड वी नॉट ऐड वाटर टू एसिड, द रीजन इज दैट इफ यू ऐड वाटर टू एसिड due to the evolution of extensive amount of heat energy, the solution may splash out and it may injure, it may burn the users around it. Okay, clear? So this is a very good important question. अब चलते हैं कि अगर किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, मतलब अगर हम किसी एसिड में वाटर ऐड करते हैं, वाटर का अमाउंट बढ़ाते हैं, तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन H3O+, दिस इज द हाइड्रोनियम आयन, एंड H+ इज द हाइड्रोजन आयन। तो अगर किसी एसिड में वाटर का अमाउंट बढ़ा दे, एसिड उतना ही है लेकिन वाटर बढ़ गया, तो इससे क्या हुआ, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब देखो, जैसे थोड़ा सा सपोज 10 मिलीलीटर एसिड है, उसके अंदर वाटर है 1 मिलीलीटर, ओके। अब उतना ही 10 मिलीलीटर एसिड को हमने 5 लीटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिजोल्व कर दिया, तो जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा उस सोल्यूशन में, वो डिक्रीज हो जाता है। रिमेंबर इट, ऑन डाइल्यूशन द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस, करेक्ट, हाइड्रोजन आयन का अमाउंट कम हो जाता है। तो ये इफेक्ट होता है डाइल्यूशन का। एसिड को अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज। क्लियर है? अब ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा एक चीज और ध्यान दो बेटा, ये हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब इसको जब हम ब्रैकेट में हमने लिखा ना, इसका एक अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है, एक इंपॉर्टेंस, एक सिग्निफिकेंस है इसका। व्हेन यू राइट द H3O+ और H+ अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखने का मतलब होता है कि ये कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा है। Whenever it is written under the square bracket, it is read as concentration of hydronium ion, concentration of hydrogen ion, correct? तो ये स्क्वायर ब्रैकेट यू ही नहीं डाल दिया गया। आप इस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे कोई दूसरा ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते, इसका एक स्पेशल मीनिंग है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन को। तो ये चीज हमेशा याद रखना, whenever it is written under the square bracket, it is read as the concentration of hydrogen ion, concentration of hydronium ion. Clear? अब देखिए, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, करेक्ट? तो हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स विच रिलीज मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू आयंस। ये पढ़ा था हमने, ऐसे एसिड जो पूरी तरह से आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। और सिमिलरली वीक एसिड में क्या था कि जो एसिड कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, पार्शियली आयोनाइज होता है, वो होता है वीक एसिड। तो अब यहां पे एक बार फिर से वही चीज आ गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज होता है, आयंस के फॉर्म में कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन में, स्ट्रॉन्ग एसिड के सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों एक ही चीज है, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन सेम चीज है दोनों। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं ऑलमोस्ट। जबकि वीक एसिड्स वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक है। तो अब ये पता चल गया आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, और वीक एसिड वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। एग्जाम्पल्स भी मैंने पिछले टॉपिक में आपको दिया था बहुत सारा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो आपके पास सोल्यूशन दे दिया गया, ठीक है। अब आपको पता लगाना है कि इसमें से कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा एसिड वीक है। अगर स्ट्रांग है तो कितना स्ट्रांग है, राइट। तो ये सारी चीजें मेजर कैसे हम करते हैं, उसके लिए एक मेथड है, वो कौन सा है, पीएच स्केल, करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। पीएच स्केल, पीएच स्केल है क्या, एक्चुअली पीएच स्केल इज अ स्केल विच इज डिवाइज्ड टू मेजर द concentration of hydrogen ion or concentration of hydronium ion of a solution, correct?
पीएच स्केल क्या है? किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने का एक स्केल है, एक मेथड है। ठीक है, अब देखो इसका पीएच का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है। पी स्टैंड्स फॉर, जर्मन लैंग्वेज में पी का मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज मीन्स पोटेंशियल, राइट, या पावर बोल सकते हैं। तो P स्टैंड्स फॉर पोटेंस यानी पावर और H स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो PH का मतलब ये हो गया द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्लियर? PH मीन्स द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये किसी भी सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन के पावर को बताता है, उसकी कंसंट्रेशन को बताता है पीएच वैल्यू। अब पीएच वैल्यू को हम आगे डिफाइन भी करेंगे। पीएच वैल्यू जो रेंज जो वेरी करता है ना, वो 0 से लेके 14 तक वेरी करता है। किसी भी सॉल्यूशन का जो मिनिमम कम से कम पीएच वैल्यू हो सकता है वो 0 है और मैक्सिमम जो हो सकता है वो 14 होता है। इट कैन वेरी फ्रॉम 0 to 14, राइट। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पीएच इज 0 एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पीएच इज 14। तो किस सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर किसी का पीएच वैल्यू 14 है तो इससे क्या समझते हैं आप, क्या मीनिंग हुआ। अगर किसी का पीएच वैल्यू 0 है तो उससे क्या मतलब है, वो सॉल्यूशन के बारे में क्या जानकारी मिलती है आपको। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पीएच से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीएच स्केल में जो वैल्यूज असाइन किया गया है वो 0 से 14 तक असाइन किया गया है। ओके, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 0 से 14 के बीच में ही होगा। अब देखो यहाँ पे हमने एक स्केल बना रखे हैं, ये पूरा है नंबर लाइन सिस्टम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, ये एक पीएच स्केल है। अब जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू, ये मिडिल में आ रहा है कौन सा, 7, तो जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होता है वो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल मीन्स व्हाट, द सॉल्यूशन विच इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। ऐसा सॉल्यूशन जो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है उसको बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो जो भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसका पीएच वैल्यू होता है 7। ठीक है, याद रखना है। अब देखो ये मिडिल पोर्शन है, पीएच स्केल का मिडिल पोर्शन है। तो लेफ्ट से न्यूट्रल वैल्यू यानी पीएच इक्वल टू 7 से लेफ्ट में जितने भी वैल्यूज है, जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे उनका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा और जैसे जैसे यहां से राइट बढ़ेंगे तो उनका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, क्लियर है। As we move towards the left from the value 7, the acidic strength increases. As we move towards the right from the value 7, the basic strength increases. It means that the solution which is having the pH value equal to 0 is the strongest acid and the substance which is having the pH value 14 is the strongest base. Clear है? 7 के लेफ्ट में जितने होंगे वो एसिडिक होगा और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे उनका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता जाता है। मतलब ये हुआ कि सपोज करो आपको 2-3 सोल्यूशन दे दिया गया। सपोज एक सोल्यूशन है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी। अब ए का पीएच वैल्यू है 3, बी का पीएच वैल्यू है 4, सी का पीएच वैल्यू है 5 और डी का पीएच वैल्यू है 0। ठीक है, 3, 4, 5 एंड 0, ये 4 सोल्यूशन है। अब आपसे पूछा गया कि इन चारों में से बताओ कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, किसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। क्लियर। तो अब देखो पीएच वैल्यू सबसे कम किसका था, डी वाले का। डी का पीएच वैल्यू था 0, तो इसका मतलब जो सोल्यूशन डी है दैट इज द मोस्ट एसिडिक। अब उसके बाद आता है ए का पीएच वैल्यू था कितना, 3, तो 3 वाले का 0 से थोड़ा कम होगा, फिर 4 वाले का उससे कम होगा, 5 वाले का उससे कम होगा। मतलब पीएच वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम हुआ उसका, पीएच वैल्यू जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा हुआ। तो यू जस्ट रिमेंबर इट, द एसिडिक स्ट्रेंथ is inversely proportional to the pH value. Higher is the pH value, smaller is the acidic strength, and smaller pH value, higher acidic strength. Clear है। अब बेसिक साइड में अगर हम चले, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें थोड़ा उल्टा होता है। पीएच वैल्यू जितना ज्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, पीएच वैल्यू जितना कम होगा बेसिक कैरेक्टर उतना कम होगा। तो इसका मतलब जिस सब्सटेंस का पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा है 14 है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं। क्लियर है।
As the pH value increases, the basic character also increases. As the pH value decreases, the basic character also decreases. Clear? तो यहाँ पे देखो हमने 3 वैल्यूज इधर लिखा रखा हुआ है. pH equal to 7 means the solution is neutral if the pH value lie between 0 to 7. 0 के इक्वल भी हो सकता है और लेकिन 7 के इक्वल नहीं. अगर 7 के इक्वल हो गया तो फिर वो न्यूट्रल में आ जाएगा. तो 0 से 7 के बीच में हो pH वैल्यू बट 7 के इक्वल ना हो तो फिर वो सोल्यूशन होता है एसिडिक सोल्यूशन. क्लियर? अगर pH वैल्यू किसी सोल्यूशन का 7 से 14 के बीच में है लेकिन 7 के इक्वल नहीं है, 14 के इक्वल हो सकता है बट इट कैन नॉट बी इक्वल टू 7, तो सच अ सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. क्लियर है? तो pH वैल्यू हमने देख लिया. pH वैल्यू 7 मतलब न्यूट्रल, लेस देन 7 एसिडिक, मोर देन 7 बेसिक. क्लियर? कितना ज्यादा है कितना कम है वो भी मैंने दिखा दिया आपको कि हम जैसे जैसे 7 के राइट में जैसे जैसे बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है. 7 के लेफ्ट में जैसे जैसे दूर जाएंगे आप तो एसिडिक कैरेक्टर, यानी 7 से जितना दूर होगा उतना ज्यादा एसिडिक या बेसिक होगा. फाइन. अब डेफिनेशन प्रॉपरली हमने pH तो समझ गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन. ओके, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन अगर पूछेंगे कि डिफाइन pH तो प्रॉपर डेफिनेशन कैसे देंगे आप pH का? तो प्रॉपर जो डेफिनेशन होता है pH का वो ये है, pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. अब देखो यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हुआ है लॉगरिथम. इसके बारे में आपको पता नहीं है अभी और अभी ज्यादा डिटेल में आपको जानना भी नहीं है इसको. वो 11th क्लास में जब जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन मिलेगा, इसका एप्लीकेशन भी होगा. मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, तीनों में लॉगरिथम का एप्लीकेशन है. बट यहाँ पे 10th क्लास में आपको कुछ नहीं करना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिंपली लेकिन डेफिनेशन याद करना है. तो देखो pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सोल्यूशन. ओके, दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ pH. और इसी डेफिनेशन को हमने मैथमेटिकली ऐसे लिखा, इट इज रिटन एज pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ concentration of hydrogen ion. This is called concentration of hydrogen ion. So pH equal to minus log concentration of hydrogen ion. अब बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी हमें 10th क्लास में नहीं करना है न्यूमेरिकल्स इसका. अब यहाँ देखिए, अगर किसी सोल्यूशन के pH वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वो एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है. क्लियर? अगर किसी सोल्यूशन का pH वैल्यू 14 है तो इट मीन्स दैट सोल्यूशन इज हाईली बेसिक, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है वो ऑलरेडी हमने बता दिया है आपको. तो ये था pH के बारे में. अब क्वेश्चन ये है कि हम pH डिटरमाइन करते कैसे. हम अगर हमें लेबोरेटरी में यहाँ है और किसी सोल्यूशन का pH वैल्यू डिटरमाइन करना हो तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे उसकी pH वैल्यू को? तो उसके लिए हमारे पास लैब में देखोगे एक pH पेपर आता है, pH स्ट्रिप आता है और यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होते हैं. तो कई सारे मेथड्स है. हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में जानते हैं कि वो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है और ये कैसे हेल्प करता है हमें pH वैल्यू डिटरमाइन करने में. करेक्ट? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स. कई सारे इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होता है ये, जो डिफरेंट सोल्यूशंस में डिफरेंट कलर देता है. तो हाउ डू डिफाइन अ यूनिवर्सल इंडिकेटर? अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स which shows different colors at different concentration of hydrogen ion. It means this universal indicator is a mixture of several dyes. जो पिगमेंट्स होते हैं, डाइज होते हैं, कलर्स होते हैं, उनका एक मिक्सचर होता है. अलग अलग हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग कलर आएगा इसके अंदर. ठीक है? अगर pH वैल्यू 0 है तो कुछ और कलर होगा, pH वैल्यू 7 है तो कुछ और कलर आएगा, pH वैल्यू 14 है, pH वैल्यू 8 है, pH वैल्यू 9 है, 10 है, 4 है, 5 है. हर एक pH वैल्यू पे ये डिफरेंट कलर शो करेगा. और pH स्ट्रिप आता है, pH पेपर आता है, उसके हेल्प से आप इसको चेक कर सकते हैं कि किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है. करेक्ट? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर उसमें हेल्प करता है हमें. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर एवरीडे लाइफ? pH का हमारे लाइफ में, हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, बहुत सिग्निफिकेंस है. तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स जो आपकी बुक में मेंशन्ड है वो मैंने लिखा है. इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ. सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव.
इट मीन्स एवरी प्लांट एंड एनिमल्स कैन वर्क, मीन्स क्या कह सकते हैं कि जो सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स, प्लांट का भी, एनिमल का भी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो एक नैरो पीएच रेंज में ही प्रॉपरली वर्क करेगा, फंक्शन करेगा। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट्स कैन प्रॉपरली ग्रो ओनली अंडर द सॉइल कंडीशन विथ पीएच वैल्यू 7 और अराउंड 7, यानी जिस सॉइल का, जिस मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 के आसपास है, यानी न्यूट्रल कंडीशन में है, तो उस सॉइल में प्लांट प्रॉपरली ग्रो करेगा, अच्छे से डेवलप करेगा। अगर पीएच वैल्यू प्लांट का कम है या पीएच वैल्यू प्लांट का ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, 7 से कम है, तो दोनों ही कंडीशन में प्लांट्स वहां पे प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते। सेम थिंग हैपेंस विद द एनिमल्स ऑल्सो। आपको पता है हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? आवर ब्लड हैज द पीएच वैल्यू ऑफ 7.2, फ्रॉम 7.2 टू 7.8, इसके बीच में होता है हमारे ब्लड का। 7 से लेके 7.8 के बीच में होता है हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू। तो एनिमल्स भी एक नैरो पीएच रेंज में ही प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। हमारा जो पीएच वैल्यू है, हमारे ब्लड के पीएच वैल्यू है, वो 7 से 7.8 के बीच में है। तो अगर इतना है, मेंटेन है, तो आवर बॉडी सेल्स कैन प्रॉपरली वर्क। बट इफ द पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बियॉन्ड दिस रेंज, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर आवर बॉडी टू परफॉर्म प्रॉपरली। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे जैसे एसिड रेन होता है, ओके, पॉल्यूशन की वजह से जो रेन वाटर होता है उसके अंदर एसिड फॉर्म होते हैं। तो जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन मतलब ये, जब रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए, व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ द रेन वाटर इज लोअर देन 5.6, देन इट इज कॉल्ड द एसिड रेन। सो व्हेन दिस एसिड रेन फ्लोज इनटू द वाटर बॉडीज, जब ये एसिड रेन वाला पानी, बारिश का पानी जब वाटर बॉडीज में जाता है, लाइक द पॉन्ड, रिवर, इन सब में अगर जाएगा, तो उस वाटर बॉडीज का पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो उस कम पीएच वैल्यू वाले सोल्यूशन में या कम पीएच वैल्यू वाले वाटर में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, एंड दैट्स व्हाई द एसिड रेन कॉजेज द डिस्टर्बेंस इन द एक्वेटिक लाइफ। करेक्ट। व्हेन द एसिड रेन वाटर फ्लोज इनटू द water bodies like the pond, lake, river, ocean, etc., then it greatly disturbs the aquatic life because of low pH value, acidic condition. Correct? तो ये था plants and animals are pH sensitive. अब pH in our digestive system, जो हमारा digestive system आता है, हमने पढ़ा भी होगा previous classes में कि digestive procedure जो है हमारी बॉडी में, वो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है स्टमक में। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं। एक्चुअली वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा जिसका एक कंपोनेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। द पीएच वैल्यू ऑफ द गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाय और गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द स्टमक इज अराउंड 1.4। ठीक है। वो जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है उसका पीएच वैल्यू करीब करीब 1.4 के आसपास होता है। तो 1.4 बहुत ही छोटा वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है पीएच का। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बहुत स्ट्रॉन्गर एसिडिक होता है। तो इन आवर स्टमक द गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीजेस गैस्ट्रिक जूस विच हैज द पीएच वैल्यू अबाउट 1.4 विच इज हाईली एसिडिक इन नेचर। ओके। तो क्या होता है कि कभी कभी हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं, स्पाइसी फूड खा लेते हैं, तो इंडाइजेशन हो जाता है। करेक्ट। इंडाइजेशन जब हो जाएगा तो उसको फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्सेसिव क्वांटिटी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करना शुरू कर देता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना शुरू कर देता है। इट मीन्स मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिलीज इन आवर स्टमक विच मे कॉज एसिडिटी। करेक्ट। तो अगर रॉन्ग ईटिंग हैबिट की वजह से भी होता है, या एक्सेस ईटिंग की वजह से होता है, या स्पाइसी फूड खाने की वजह से होता है, इंडाइजेशन जब हो गया, सो दिस कॉजेज एसिडिटी इन आवर स्टमक। ओके। तो एसिडिटी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे स्टमक का पीएच वैल्यू बहुत कम हो गया। तो अगर कम हो गया तो इन दिस केस यू हैव टू टेक सम माइल्ड बेस विच कैन न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट ऑफ दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है? तो वो जो माइल्ड बेस, एसिडिटी को खत्म करने के लिए जो माइल्ड बेस लेते हैं, जो वीक बेस हम लोग खाते हैं, उसको बोलते हैं एंटासिड। करेक्ट। एंटासिड का क्या होता है? एंटासिड्स आर द सब्सटेंसेज which are used to get rid of indigestion, acidity in the stomach. Okay, clear है? तो नॉर्मली हम लोग क्या खाते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज कॉल्ड द बेकिंग सोडा।
तो आपके घर में जो बेकिंग सोडा होता है, यानी मीठा सोडा भी बोलते हैं मार्केट में उसको, दैट इज द बेकिंग पाउडर, एक्चुअली इट इज द बेकिंग पाउडर, ओके। तो दैट कंटेन्स बेकिंग सोडा। तो वो एक माइल्ड बेस है, एक वीक बेस है जो कि खा सकते हैं। तो वो वीक बेस होता है। सोडा खाने से क्या होगा, जो एसिडिक इफेक्ट था स्टमक के अंदर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और पीएच वैल्यू को बढ़ा देगा, जो बहुत कम हो जाता है पहले। एक और सब्सटेंस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज ऑल्सो अ गुड सब्सटेंस टू गेट रीड ऑफ एसिडिटी। दिस ऑल्सो रिड्यूसेज द एसिडिक इफेक्ट ऑफ द स्टमक एंड इंक्रीजेज द पीएच वैल्यू। यानी अगर पीएच वैल्यू कम हो गया है ड्यू टू एसिडिटी, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खाने से स्टमक का पीएच वैल्यू बढ़ जाता है और एसिडिटी खत्म हो जाती है। ठीक है ये। तो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। द थर्ड पॉइंट इज पीएच चेंज कॉजेज टूथ डिके। ये बच्चों में अक्सर देखा होगा आपने कि बच्चों के जो टूथ होते हैं ना उसमें डिके कैविटीज आ जाते हैं अक्सर। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा चॉकलेट, टॉफीज ये सब खाते रहते हैं, मीठी चीजें खाते रहते हैं। कैसे होता है टूथ डिके? तो एक्चुअली जो हम खाते हैं वो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में रह जाता है, फंस जाता है, और वो उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उस फूड पार्टिकल में शुगर मॉलिक्यूल होता है। तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया है वो उस शुगर मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज जब करेंगे तो वहां से एसिड रिलीज होगा, वो एसिड हमारे माउथ में रह जाता है। उस एसिड के प्रेजेंस की वजह से माउथ का पीएच वैल्यू डिक्रीज हो गया। ठीक है। तो जब पीएच वैल्यू 5.5 के नीचे आ जाता है, माउथ का पीएच वैल्यू जब 5.5 के नीचे हो गया, तो फिर वो टूथ डिके शुरू हो जाता है। हमारे टूथ का जो इनेमल है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये जो व्हाइट सा पोर्शन होता है ना दांत का, वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है। एंड दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, करेक्ट। लेकिन और ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है, वाटर में डिजोल्व भी नहीं होता। लेकिन अगर माउथ में एसिड का अमाउंट ज्यादा हो गया, पीएच का वैल्यू कम हो गया, मतलब एसिड ज्यादा हो गया माउथ में, तो ये जो एसिड है आपके माउथ में दैट विल स्टार्ट डिकेइंग, दैट विल स्टार्ट कोरोडिंग द इनेमल लेयर। वो जो इनेमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और आपने पढ़ा था कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल और मेटल कंपाउंड्स। तो हमारे माउथ में जो एसिड्स होते हैं वो इस इनेमल के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा और उसको धीरे 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 कोरोड करना शुरू कर देगा, और इसी से कैविटी हो जाती है। ठीक। अब टूथ डिके को रोकने का क्या उपाय है? व्हाट इज द मेथड टू प्रिवेंट टूथ डिके? तो दो चीजें सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। पहली चीज ये कि खाने के बाद प्रॉपरली ब्रश करना, ताकि दांतों में कोई फूड पार्टिकल्स फंसा हुआ ना रह जाए। ओके। एंड सेकेंड थिंग, you should use a toothpaste, such a toothpaste which contains base। ऐसा टूथपेस्ट यूज करो जिसमें बेस मिला हुआ हो। उससे क्या होता है, बेस मिला होने से क्या होता है कि वो माउथ के पीएच वैल्यू को डिक्रीज नहीं होने देगा। क्लियर है? तो ये था टूथ डिके को रोकने का उपाय। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज पीएच इन द बैकयार्ड। बैकयार्ड मतलब हमारे घर के पीछे जो लॉन होते हैं, या खेत हो गया, फील्ड हो गया, फार्मर जहां पे खेती करते हैं, फूल उगाते हैं, फल उगाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पीएच इन द बैकयार्ड, तो सॉइल का पीएच वैल्यू अभी पीछे ऊपर हमने डिस्कस किया था कि सॉइल का पीएच वैल्यू अगर कम या ज्यादा हो जाए, 7 से बहुत ज्यादा हो गया, 7 से बहुत कम हो गया, तो इन दैट कंडीशन प्लांट्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली इन दैट सॉइल। So similarly, the pH value of the backyard या pH value of the field sometimes increases or decreases. तो how does it increase, how does it decrease? तो कई बार होता है कि फर्टिलाइजर्स, लोग फार्मर्स क्या करते हैं, फील्ड में फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं और लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं। उसकी वजह से उसका पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। कई बार इंक्रीज भी हो जाता है कुछ अदर सब्सटेंस की वजह से। तो लेट अस सी इफ द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल हैज चेंज्ड, देन हाउ कैन वी ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल? तो दो तरीके हैं, दो बातें हैं। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है, इफ द सॉइल इज एसिडिक, मीन्स इफ द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल इज लेस देन 7, देन व्हाट शुड फार्मर डू? अगर सॉइल का पीएच वैल्यू 7 से कम है और सॉइल का नेचर एसिडिक है, तो फार्मर्स को क्या करना चाहिए? तो डेफिनेटली कोई ऐसी चीज मिलाना चाहिए जिससे पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाए। और पीएच वैल्यू इंक्रीज कौन करेगा? बेसिक सब्सटेंस इंक्रीज करेगा, जिसके अंदर बेसिक नेचर होता है। और बेसिक नेचर के लिए क्या यूज करते हैं फार्मर्स? तो दे यूजुअली स्प्रेड द पाउडर ऑफ स्लेक्ट लाइम और
क्विक लाइम और समटाइम्स लाइमस्टोन ऑल्सो। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइमस्टोन दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारे क्या है बेसिक नेचर के सब्सटेंसेज होते हैं। तो इनका पाउडर स्प्रेड करते हैं वो फील्ड में। तो ये छींटने से क्या होगा, स्प्रेड करने से क्या होगा, पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट शुड यू डू इफ द पीएच वैल्यू ऑफ योर सॉइल हैज डिक्रीज। तो यू विल आंसर दैट वी शुड स्प्रेड स्लेक लाइम और क्विक लाइम और लाइमस्टोन so that it can neutralize the acidic effect and increase the pH value. Clear? What should you do if the pH value of your soil has increased? Means if the pH value of your soil has increased to more than 7. अगर आपके सॉइल का, आपके फार्म का pH वैल्यू 7 से 7 से ज्यादा हो गया है तो क्या करेंगे। तो pH वैल्यू 7 से ज्यादा होने का मतलब वो जो सॉइल है उसका नेचर बेसिक हो चुका है, वो बेस में कन्वर्ट हो गया है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम लाने के लिए आपको कोई ना कोई एसिडिक सब्सटेंस ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? तो टू रिड्यूस द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल यू हैव टू ऐड मैन्योर which on decomposition releases some acid and that acid neutralizes the basic effect and reduces the pH value of the soil. Okay? Now the last topic is pH as self defense. कई एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं जो पीएच का यूज करते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है रेड एंट, चींटी। चींटी जब काट लेती है तो आपको बहुत पेनफुल होता है वो चींटी का काटना। ओके, स्वेलिंग आ जाती है स्किन के ऊपर। तो कभी सोचा आपने कि ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली व्हेन द रेड एंट स्टिंग ऑन योर स्किन देन एक्चुअली इट इंजेक्ट्स द एसिड विच इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड। जब रेड एंट या चींटी जब आपकी स्किन पे काटती है तो वो आपके स्किन में एक एसिड इंजेक्ट कर देता है। उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये मिथेनोइक एसिड जब स्किन में जाएगा तो वो स्वेलिंग प्रोड्यूस करता है और बहुत ही ज्यादा पेनफुल सिचुएशन क्रिएट कर देगा वो। तो वो जो पेन होता है वो इसके, तो ये क्या है, वो एंट का एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। उसने पीएच वैल्यू यानी स्किन का पीएच वैल्यू उसने कम कर दिया और पीएच वैल्यू जब कम हो गया स्किन का, हमारे अभी हमने पढ़ा था हमारी बॉडी फंक्शन करती है जब हमारा पीएच वैल्यू 7 या उसके अराउंड होता है। लेकिन अगर पीएच वैल्यू बहुत कम हो जाएगा तो डेफिनेटली पेनफुल सिचुएशन हो जाएगा। तो जब चींटी ने हमें काटा था तो हमारे सेल्स के अंदर उसने एसिड इंजेक्ट कर दिया जिसकी वजह से स्किन का यानी सेल्स का जो पीएच वैल्यू था वो बहुत कम हो गया होगा एंड दैट्स व्हाई इट कॉज इरिटेशन और पेन और इन्फ्लेमेशन एटसेट्रा। क्लियर है? उसी तरह से और भी चीजें होती है, जैसे एक प्लांट होता है दैट इज कॉल्ड द नेटल प्लांट। नेटल प्लांट नाम है उसका। वो प्लांट अपने गांव में अगर आप रहते हो ना तो देखते होगे इतना बड़ा सा एक पत्ता होता है, उनके ऊपर ना छोटी छोटी रोए लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो अगर आपके स्किन में टच हो जाए ना तो उतनी दूर स्वेलिंग आ जाती है ना, बहुत ज्यादा स्वेलिंग और बहुत ज्यादा इरिटेशन पेनफुल होता है वो। दैट इज द नेटल प्लांट, नेटल लीव्स। तो उसमें भी यही सिचुएशन है। व्हेन यू कम इन टच विद द लीव्स, नेटल प्लांट लीव्स, then it injects formic acid, methanoic acid in your skin and again it reduces the pH value of your skin which causes the irritation and painful situation. जब वो नेटल प्लांट के पत्ते के टच में आपका स्किन आता है तो उनके अंदर जो निडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके थ्रू वो प्लांट हमारी बॉडी में, हमारे स्किन में मिथेनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन में इरिटेशन आता है, हमारे स्किन में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन आ जाती है और बहुत ही पेनफुल सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे उस प्लांट ने क्या किया, आपके साथ कोई दुश्मनी तो थी नहीं उसकी, उसने सिर्फ ऐसा करके अपना सेल्फ डिफेंस किया है। तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स सेल्फ डिफेंस के लिए पीएच वैल्यू को यूज करते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें थी अबाउट द पीएच वैल्यूज, पीएच सेंसिटिव। अच्छा हाँ, एक चीज और देखो, यहाँ पे जो नेटल स्टिंग की बात कर रहे थे, तो अक्सर यूजुअली क्या होता है कि झाड़ियों में जहां पे ये नेटल प्लांट होते हैं उनके आसपास एक और प्लांट होता है दैट इज कॉल्ड द डॉग प्लांट। ओके, वो डॉग प्लांट जो होता है ना, उनकी लीव्स का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो अगर आपको पहचान है, डॉग प्लांट की पहचान है, तो इन केस यू आर हैविंग द नेटल स्टिंग देन यू जस्ट सर्च द डॉग प्लांट, you take some leaves of that dog plant, crush it with your hand and rub it on the affected side, affected skin.
तो उस डॉग प्लांट के लीव्स को क्रश करके उसका थोड़ा सा रब करेंगे अगर, तो वहां से क्या होगा, वो बेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और स्किन के अंदर जो फॉर्मिक एसिड इसने नेटल स्टिंग ने डाल दिया था उसको न्यूट्रलाइज करेगा और आपके पेन को थोड़ा बहुत रिलीफ प्रोवाइड करेगा। करेक्ट। तो ये सब था पीएच के बारे में इतना सारा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है इस वीडियो से रिलेटेड, इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स है उनमें से अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो यू जस्ट गिव द कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर यू, आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू। ओके, सो टिल देन हैव अ नाइस टाइम।